जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 13 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फटाक से आज ही इस नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज को ज्वाइन करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी जो है वो करवाई जाती है और लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी होती है, और कोर्सेज जो होते हैं वो हर साल अपडेट होते हैं। प्लस साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है जो आपके रियल टाइम बेसिस पर डाउट सॉल्व करते हैं। राइट, तो फटाक से आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। तो गाइज, ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो बट बिफोर दैट मैं आप लोग को जो है वो एक हर एक टॉपिक की एक इंफॉर्मेशन देता हूं, जिससे कि जब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझने में टॉपिक आसानी होगी। करेक्ट? तो चलो, सबसे पहला जो टॉपिक है ना, इसमें जो है वो हम लोग बात करेंगे। बेसिकली बताया ही जा रहा है कि इंडिया ने ट्रांसजेंडर के अधिकार की फील्ड में काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। एक नालसा का जजमेंट है 2014 का, और हमारे पास 2019 का एक कानून भी है, आपको पता होगा, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, है ना। तो इन्होंने भी हासिल मतलब एक अच्छी, आप कह सकते हो कि अचीवमेंट जो है वो हासिल करी है। राइट, तो ये बेसिकली आर्टिकल जो है वो सुनने वाला है मेनली आपके लिए आर्टिकल, और कुछ कुछ फैक्ट्स होंगे लिखने वाले जो मैं आपको अलग से बता दूंगा, है ना। बट अभी भी इसके अंदर चैलेंजेस ही बताए हुए हैं कि ट्रांसजेंडर आज की डेट में जो है वो क्या क्या चुनौतियां जो है वो फेस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, जेंडर अफर्मिंग केयर, ये बेसिकली मेन मुद्दा इसी का ही है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विस होती है गाइस, जो मेडिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इंटरवेंशन के जरिए एक इंडिविजुअल की जेंडर आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट अभी हमारे पास ट्रेन डॉक्टर की कमी है। जो सर्जरीज वगैरह जो होती है ना, वो 2 से 8 लाख रुपए तक लग जाते हैं सर्जरीज में, है ना। अवेयरनेस भी इससे रिलेटेड जो है वो काफी कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी टॉपिक सुनने वाला है आज का। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ये भी चल रही है। इस दौरान स्पेस नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी सबमिट हुई, जहां बताया जा रहा है कि सेटकॉम के जरिए दूर दराज के एरिया तक इंटरनेट पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट भी एक जारी होती है, और हमारा गोल यह है कि 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स को डिजिटल स्किल और एआई बेस्ड एम्पावरमेंट देना। तो ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स, आंकड़े की बात करेगा जो आप नोट डाउन कर लेना। बाकी बहुत ही कॉमन चीजें हैं स्पेस और एआई से जो है वो जुड़ी, जिसके बारे में कई बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो तो 100% एग्जाम में आने वाला है, प्रीलिम्स में। एक नोबल प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है, ये केमिस्ट्री का है, नोबल केमिस्ट्री प्राइज। और ये सुसुमु कितागावा करके एक हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको दिया है, और 2 लोग और हैं उनको भी दिया गया है। 3 लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया है, और उनकी डिस्कवरी है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, MOFs। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो समझेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक आने वाला है, ये बेसिकली श्रम शक्ति नीति आयोग 2025 का ये टॉपिक है। एक अभी ड्राफ्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है, बट वो ड्राफ्ट हमारे लिए वो काम का नहीं है, तो सिर्फ सुनने वाला ही आर्टिकल मान लो, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। कुछ फैक्ट्स होंगे तो वो हम बात कर लेंगे। ई नाम प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जिन लोगों को पता है वो क्या मुझे बता सकते हैं ई नाम प्लेटफॉर्म का काम क्या है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर। इसको एक्सपेंड करने का अनाउंसमेंट किया गया है, तो इसी प्लेटफॉर्म के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है पूरे करके एक एक टॉपिक जिसको डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। बाय द वे, हमारे 5 टॉपिक जो है वो इस महीने के पेंडिंग है। कल मुझे करवाना था, बट ड्यू टू सम वर्क मैंने कल लेक्चर जो है वो लिया नहीं, संडे वाले दिन एक्स्ट्रा लेक्चर। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, एक दिन मेरे को पता है कि कौन से टॉपिक्स मुझे कवर अप कराने। क्वाइट पॉसिबल या तो किसी दिन ज्यादा टाइम रहेगा, अब ये तो दिवाली के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर काम जो है वो चल रहा है। बट डोंट वरी, अक्टूबर के जो ये पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो अक्टूबर में ही फिनिश होंगे, है ना। पॉसिबिलिटी है शायद मैं कल करा दूं, या आज के लेक्चर में ही एंड में करा दूं अगर थोड़ा टाइम बचता है तो, है ना। बट यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, है ना। यहाँ पर मेरे पास पूरी चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं, लिखी रहती हैं,
कि मुझे कौन सी चीज कवर अप करानी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हो, तो आपकी A to Z चीजें जो है वो कवर्ड रहेंगी। चलिए, तो सबसे पहले तो एक सवाल को सोचो आप इस टॉपिक को समझने से पहले। अगर किसी इंसान को अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का बेसिक राइट ही डिनाई कर दिया जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी सेफ है? नहीं ना। सोचो ना आप, ये वाला एक बड़ा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है, उसको जो है वो उसकी जेंडर, जो उसका एक्चुअल जेंडर जो है ना, एक कोई इंसान है, उसका एक्चुअल जेंडर, उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी, इसके साथ वो जी नहीं पाएगा, तो ये तो साफ साफ हुआ आर्टिकल 21 का उल्लंघन। यस, तो इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी मुद्दे को बेसिकली, जेंडर अफर्मिंग केयर इन इंडिया। ये बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको समझना जो है वो जरूरी है। जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इवन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब सुनना, रिसेंट कुछ सालों में इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर के अधिकार को रिकॉग्नाइज करने की मेजर लीगल प्रोसेस हुई। जैसे नालसा जजमेंट एक हम लोग को देखने को मिलता है 2014 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिग्निटी और पर्सनल ऑटोनॉमी का। तो नालसा जो है ये बेसिकली क्लियरली आर्टिकल 21 के अंदर शामिल कर देता है ट्रांसजेंडर के अधिकार को। दूसरा, एक हम कानून लेकर आ गए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इसने, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे प्रोटेक्शन दे दी और कहा कि भाई चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब्स वाला सेक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर हो, मेडिकल सेक्टर हो, ट्रांसजेंडर को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। ये स्टेप लेने के बावजूद भी ट्रांसजेंडर जो है उनको अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मारा पीटा जाता है उनको, है ना, सेफ एनवायरमेंट नहीं है उनके लिए, मेंटली हरास किया जाता है, तो जॉब्स नहीं दी जाती है ना, तो बहुत सारे इश्यूज नजर आ रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो काफी सारे देखो, वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर मेंटल हेल्थ, ये सब ये फेस करते हैं। सेफ अफोर्डेबल जेंडर अफर्मिंग केयर भी नहीं है, ये भी एक बड़ा बैरियर है इक्वलिटी, डिग्निटी और वेलबींग का। तो सवाल सबसे पहले तो ये उठता है कि जेंडर अफर्मिंग केयर आखिर होती क्या है? तो ये चाहो तो लिख लो आप, जेंडर अफर्मिंग केयर, चाहो तो लिख लो, नहीं लिख ही लो, जेंडर अफर्मिंग केयर जो है वो ये है क्या, है ना। देखो यार, इसका मतलब होता है वो मेडिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल इंटरवेंशंस जो किसी इंडिविजुअल को अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने में मदद करता है। मतलब साफ इसका मतलब यह है कि भाई आप मेडिकली, साइकोलॉजिकली, या आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो आपको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके जेंडर को, है ना। तो एक इंडिविजुअल को जो है वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी के साथ जो है वो अलाइन करता है उनकी बॉडीज के थ्रू, राइट, सोशली रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आप एक लड़के को देखकर, एक लड़की को देखकर जो है पता लगा लेते हो ना, मतलब किसी भी व्यक्ति को देखकर आप पता लगा लेते हो कि ये लड़का है या ये लड़की है, राइट। अब जो थर्ड जेंडर जो होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, तो उनमें उनको जो है वो आइडेंटिफाई तो कर लिया जाता है, बट उनको थर्ड जेंडर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। बट अगर वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो अलाइन करवाना चाहे तो उसको बोलते हैं हम लोग ये सर्जरीज जो होती है ना, सेक्स चेंज ऑपरेशन वगैरह, आपने नाम जो है वो सुना होगा, बस कुछ नहीं है, वो यही है ना। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। सोशल इंटरवेंशंस का मतलब करेक्ट नाम, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम सिमरन नाम सुने तो सिमरन मतलब लड़की। अब मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी सिमरन है, लड़का है, वो सरदार जी है, राइट। तो ये चीज सोचो बचपन में उसने कितनी फेस करी होगी। तो ये क्या होता है, ये मेंटल हरासमेंट होने लगता है। तो कई बार लोग अपना जैसे नाम चेंज करा लेते हैं, तो ये सोशल इंटरवेंशन कि भाई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो चलो नाम चेंज कर लो भाई। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, कई बार काउंसलिंग भी होती है। देखो जैसे यहां पर दी हुई ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, कि किसी व्यक्ति को जो है वो काउंसलिंग जो है वो उसको दी गई, उसको समझाया गया कि अरे बेवकूफ लोग हैं यार, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि चार लोग क्या बोलेंगे, साले चार लोग जो है वो गलत ही बोलेंगे जब भी बोलेंगे, है ना, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे फिर इवन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं खुद कई बार अपनी प्रॉब्लम जब फेस करता हूं ना लाइफ में, तो मैं खुद साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो लेता हूं। और ये नहीं कि सिर्फ पागलों को
साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो लेना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी रिच लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, इवन जब जब आप कलेक्टर बनोगे, है ना, ऑफिसर बनोगे, तब उस दौरान जो है आपको रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो दिया जाएगा, और उसके साथ जो है वो आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। फैमिली मैन मूवी नहीं देखी आपने? उसमें नहीं जाता ऑफिसर एक साइकोलॉजिस्ट से जो है वो मिलने, क्योंकि वो उनका रूटीन चेकअप में आ जाता है ना। फिर इसके अलावा एक होता है मेडिकल केयर, हार्मोन थेरेपी होती है, जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज होती हैं, फिर है ना, वही सेक्स चेंज ऑपरेशंस वगैरह। फिर कुछ चीज होती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, भाई सरकार जो है वो कानून बनाए, है ना, ट्रांसजेंडर के अधिकार को भी जो है वो मान्यता प्रोवाइड करे, तो ऐसी चीजें। तो इन पूरी चीजों को हम बोलते हैं जेंडर अफर्मिंग केयर। जिसका जो जेंडर है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको सही तरीके से रखो भाई, सोसाइटी में इंक्लूजन करो उसका। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो जीएससी जो है ना, जेंडर अफर्मिंग केयर, ये एक मेडिकली नेसेसरी सर्विस है। ये लग्जरी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों आवश्यकता है इंडिया के अंदर इस प्रकार की सर्जरीज की। देखो यार, एक कुछ स्टडीज के मुताबिक ये बताया गया कि 31% ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये लिख लो, ये वाला आंकड़ा। और आधे से ज्यादा तो 20 साल की एज से पहले ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, तो उनको बहुत सहन करना पड़ता है। सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं है ट्रांसजेंडर को, राइट, दिव्यांगजन को, राइट, इवन कलर की बात करें, जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क होता है, राइट, जो मोटे होते हैं या फिर इवन जो पतले होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको सूखा जो है वो कहा जाता है। कोई नॉर्मल व्यक्ति है, वो बेचारा मार्क्स उसके अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसको जो है वो परेशान किया जाता है। मैंने क्या बोला, चार लोग साले हमेशा बोलते रहेंगे, भले ही आप कुछ भी हो, आप ज्यादा ही परफेक्ट हो जाओ, अपने काम से काम में मतलब रखो, तो आपको घमंडी बोलेंगे कि देखो कितना घमंडी है ना, इसको तो पैसे का जो है वो रौब है, या फिर देखो इतना घमंड करता है जैसे अंबानी की औलाद है ना, ऐसी चीजें बोली जाती हैं। तो ये कॉमन मैन की टॉक्स है। कॉमन मैन ये फालतू चीजें पर ही रहते हैं, और आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज समझनी है कि आप अच्छा करो या बुरा करो, लोगों को आपको बुरा ही बोलना है। लोग आपको बुरा ही बोलेंगे, अच्छा कोई नहीं बोलेगा। अच्छा तभी बोला जाता है जब आप पावरफुल बन जाते हो, या फिर जब आप पैसे वाले होते हो खूब, तब भले ही फिर आप कुछ भी करो, किसी को थपाड़ा ही मार दो या किसी को गाली बक दो, किसी से गुस्सा ही हो जाओ, तब लोग बोलेंगे देखो भैया कितना ध्यान रखते हैं हमारा, है, उनके मार में भी उनका प्यार छुपा है। आज की रेट में आप किसी को गुस्से से देख लोगे तो बोलेगा देखो अकड़ रहा है साला, और वहीं आप गुस्से में देख लो कलेक्टर बनने के बाद किसी को ऐसे, तो आंख नीचे कर लेगा, मुंडी नीचे कर लेगा, अरे सॉरी, ऐसा हो जाएगा। द गेम इज ऑल अबाउट मनी एंड पावर। तो योर प्रायोरिटी शुड बी कि भाई एग्जाम क्रैक करो, और पढ़ाई नहीं हो रही है तो बिजनेस करो, धंधा करो, पैसा कमाओ, है ना, अपनी प्रायोरिटी जो है वो सेट करो। और पढ़ाई नहीं हो रही है का मतलब साफ साफ यही है भाई, क्योंकि आप जो है वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो। बट ठीक है, सबका मन अलग अलग होता है, बट इस सिविल सर्विसेज के ट्रैप में ज्यादा मत फंसना। 2-3 years आर इनफ, बस। इससे ज्यादा अगर आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो दो गलतियां हैं, या तो आप प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस के अंडर नहीं कर रहे हो, राइट, या भटक रहे हो अपने रास्ते को बार बार, या फिर अगर प्रॉपर गाइडेंस में कर रहे हो तो बट मेहनत नहीं कर रहे हो, जो टाइम पढ़ने का होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। एक स्टूडेंट ने भी बीच में पूछा था कि सर डिसिप्लिन जो है वो कैसे मेंटेन करें। अरे भाई, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 AM, जब दुनिया जो है वो सो रही है इस समय, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ना। ये गलती मत करना कि हम रात भर पढ़ेंगे, तो दिन भर जो है वो सोते रहोगे, या फिर अगर दिन में भी नहीं सोओगे तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, तबीयत खराब होने लगेगी। बेस्ट चीज मुझे ऐसी लगती है पर्सनली, सबका अपना अलग अलग है, 4 AM पे जो है वो सुबह उठो भाई, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक इंसान जो है वो अपने 50% इंपॉर्टेंट काम जो है वो कंप्लीट कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है। इस समय कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, 4 AM to 8 AM कर सकते हो आप। ये टाइम चूज करो ना। फिर उसके बाद 2 घंटे और निकालो भाई, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो,
फिर उसके बाद कभी 2 से 3 पढ़ लो, 1 घंटा ये हो गया, है ना, या 2 से 4 पढ़ लो, 2 घंटा हो गया। फिर रात में जो है वो एक बार और पढ़ लो, 8 से 10, है ना। बट वो क्या है कि टाइम टेबल बनाने से काम नहीं बनता भैया, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। स्टार्ट करो 1 घंटे पढ़ने से, कि नहीं भाई आज तो मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ूंगा। एक हफ्ते तक रोज डिसिप्लिन फॉलो करो कि भाई इस टाइम पर मुझे 1 घंटे बस पढ़ना है, दैट्स इट। ऐसे बनता है डिसिप्लिन का, मतलब ये थोड़ा नहीं कि एक दिन में जादू मंतर हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, एंड हाउ मच टाइम, ओनली 1 मंथ। अगर आप डेडिकेशन से एक ही चीज जो है वो हमेशा जो है वो रोज 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 करोगे, रोज सुबह उठना शुरू कर दो कल से 4 बजे। एक हफ्ते बाद आप सोचोगे कि चलो छोड़ो यार आज सो लेते हैं भाई, और जहां उसने सोच लिया कि चलो आज सो लेते हैं, वहां आपका रूटीन ब्रेक, और जहां रूटीन ब्रेक होगा तो आप डे 0 पे आ जाओगे। इट इज ऑल अबाउट रूटीन, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो मैंने आपको अभी जो है वो क्या बताया कि भाई लोग सुसाइड कर रहे हैं, मेंटल बर्डन जो है वो इतना ज्यादा है, सेल्फ हार्म कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है लोगों को, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। ट्रांस पर्सन की बात की जा रही है। एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, जामा नेटवर्क, ओपन और एंड्रोलॉजी में रिसर्च हुआ, जहां जीएसी, जेंडर एफर्मेशन, जेंडर अलाइन केयर है ना, एफर्मिंग केयर, जेंडर अफर्मिंग केयर, सॉरी, जीएसी, एक्सेस होने से मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हुई। समझ रहे हो, इन्होंने यही बोला कि लोगों ने सर्जरी कराई और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अप्रूव हो गई, है ना। मेरे कॉलेज के समय पर मैं एक ट्रांसजेंडर को जो है वो जानता था। उस समय मेरी उससे मतलब बातचीत हुई थी एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, नानू नाम था उसका, नानू। जब उसने अपनी सर्जरी वगैरह नहीं कराई थी ना, तब तक वो बड़ा बेचारा परेशान था। लोग जो है वो उसको छेड़ देते, मजाक बनाते थे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने खुद देखा उसको कि काफी मजाक उड़ता था उसका। जब सर्जरी हो गई ना उसकी, तो गुरु लोग अपॉइंटमेंट लेते थे उससे मिलने के लिए, कि अरे यार इससे मिलने, अरे यार इससे दोस्ती करा ले। ये दुनिया गुरु, ये सिर्फ और कलयुग है, उन्हीं को देखती है जिनके पास दिखावा होता है। तो ये कॉमन मैन दिखावे के पीछे भागता है। आप लोग की बात नहीं कर रहा, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हो, आपको पता है कि ये बाहरी दिखावा है। इंसान का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं ना सीरत ना सूरत। वेल, बोथ आर इंपॉर्टेंट। अपने आप को मेंटेन करो, हाइजीन रखो, बॉडी को हाइजेनिक रखो, है, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड इनटेक करो, खूबसूरती ऑटोमेटिकली आएगी। इट इज योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हो, शर्त यह है कि आप बनाना चाह रहे हो कि नहीं। तो इन्होंने बोला भाई कि लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, होगी। नेक्स्ट, हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 का पार्ट है। बिना डिस्क्रिमिनेशन के हेल्थ केयर देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट नहीं होता। अभी वो एक पिक्चर आई थी ना जिसमें सोनाली बेंद्रे थी क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं हूं ना, मैं वही थी ना शायद, टीचर बनी थी। उन्हीं की एक मूवी आई थी, वेब मूवी थी, वेब सीरीज थी, पता नहीं क्या, मैंने क्लिप देखी थी उसकी। तो हॉस्पिटल में एक ट्रांसजेंडर को जो है वो उन्होंने बेड ही नहीं दिया, उसकी लाश को वो भी है लेटा दिया, उस पर उन्होंने जो है वो विद्रोह किया था। और ये रियल लाइफ के ऊपर आधारित वो वेब सीरीज थी। तो होता है भाई, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी होता है, कानून बनने के बाद भी होता है, इसी को तो रोकना है। जीएससी को आयुष्मान भारत, टीजी प्लस और ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के गोल्स के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। अगर इंडिया ट्रूली इंक्लूसिव हेल्थ केयर चाहता है कि सभी लोग को बेटर हेल्थ केयर मिले, तो क्या ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर को ऑप्शनल रखा जा सकता है? नहीं, उसको भी शामिल करना है ना भाई। तो अब देखो, चैलेंजेस सबसे बड़े यही हैं भाई कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ट्रेंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की कमी है, पैसा, सर्जरी कॉस्ट जो है वो 2 से 8 लाख रुपए तक लग जाते हैं,
एनुअल हार्मोन थेरेपी 48,000 से 72,000 रुपए तक की पड़ती है। ज्यादा लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। पॉलिसी का गैप हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। आयुष्मान भारत टीजी प्लस ट्रांसजेंडर, मतलब ये स्कीम अभी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है क्योंकि अवेयरनेस लो है, हॉस्पिटल का पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन को हॉस्पिटल, स्कूल्स, फैमिलीज में हरासमेंट फेस करना पड़ता है, इससे वो हेल्थ केयर लेने से हेजिटेट करते हैं। नेक्स्ट, बहुत लोग बिना मेडिकल सुपरविजन के हार्मोन यूज करते हैं, जिससे किडनी और हार्ट डैमेज जैसे हेल्थ इश्यूज जो है वो होते हैं, है ना। अनसेफ ऑल्टरनेटिव्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। यही होता है ना, बिना इंजेक्शन लगा लिया भैया, बिना डॉक्टर से जो है वो पूछे, कुछ तो भी कर रहे हैं भाई। डॉक्टर आपको, अब ये चीज इंडियंस में बहुत ज्यादा है, मैंने ये चीज जो है वो देखी है, और इसमें बिगाड़ा है घर वालों ने। मैं अपने पापा की बात करूं, दूसरे की क्या बात करूं भाई। वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्लम्बर बन जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। अभी अभी मेरे घर पे गीजर का एक इशू आया था, तो प्लग का कुछ इशू था, वो चल नहीं रहा था, तो ये सुबह सुबह पापा चालू हो गए। ठीक है भाई, बेसिक चीज पता होनी चाहिए हमें, बट क्या होता है कि वो सुधारने की जगह चीजें और बिगड़ जाती है। मेरा स्विच ऐसा हो गया है, उनने उल्टा स्विच लगा दिया। वो मैं बंद करता हूं स्विच को तो वो चालू होता है गीजर, चालू करता हूं स्विच को तो वो बंद होता है। अब ये तो कमाल हो रहा है भाई, क्या करें। ये ऐसे है, सभी के घर में है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा हाँ भाई, आता है तो करो, नहीं आता है तो क्यों उंगली करना। फ्रिज खराब हो गया घर का भाई, आज फ्रिज हम ही सुधारेंगे, हमें जरूरत नहीं दूसरे की। अरे भाई, उसको टेक्निकलिटीज पता है, जो काम आप सुधारने में जो है वो सुबह से लेकर रात या 10 दिन लगाओगे, वो व्यक्ति आएगा, एक एक घंटे में सुधार के चला जाएगा, टाइम बचेगा आपका। पर ये इंडिया में लोग बस टाइम ही टाइम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने आप को बॉस ऐसा बनाओ कि आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जीएसई डिनाई होने से डिप्रेशन और सुसाइड अटेम्प्ट 6 गुना ज्यादा होते हैं गाइस, लिख लो। सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जब होता है ना, यानी कि लोगों को समाज में शामिल नहीं किया जा रहा, जॉब्स नहीं दी जा रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, देखो होमलेसनेस हो रही है, लोगों को घर निकाल दिया जाता है कई बार। यस, ट्रांसजेंडर यही फेस करते हैं, कहीं रेंट पे घर नहीं मिल रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएसएसओ सर्वे, इसमें ट्रांसजेंडर डेटा है ही नहीं, जिससे पॉलिसी मेकिंग में इनविजिबिलिटी आती है। पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं है कि कितने ट्रांसजेंडर है, क्या है, कहां पर है, तो उस हिसाब से वो कैसे पॉलिसी बनाएंगे। ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है ना। अब आपको जो है वो क्या करना है, इसको आयुष्मान भारत और दूसरी स्कीम में शामिल करो भाई, ट्रांसजेंडर्स को, उनके राइट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, डॉक्टर, नर्सेस, काउंसलर्स, जेंडर सेंसिटिव मॉड्यूल्स मेडिकल करिकुलम में ऐड करने चाहिए कि भाई ट्रांसजेंडर से भी बात करो, तो तरीके से करो। ट्रांसलेट एनजीओस के साथ कोलैबोरेशन से आउटरीच और पीयर काउंसलिंग मजबूत करना जरूरी है, कम्युनिटी को भी शामिल होना जरूरी है, तभी तो काम होगा। नेशनल गाइडलाइंस जीएसई प्लस के ऊपर जो है वो लेकर आओ। फिर तमिलनाडु और केरल के जेंडर क्लिनिक जैसे स्टेट मॉडल को जो है वो पूरी कंट्री में जो है वो लागू करो। ये है ना, डेटा लेकर आओ, रिसर्च इन्वेस्टमेंट करो, बस। तो ये था जीएसई से रिलेटेड टॉपिक। तो सिर्फ हेल्थ केयर नहीं है यार, ये ह्यूमन डिग्निटी, इक्वलिटी, इंक्लूजन सभी को मिला के बनाया गया है। अब सुनो, हिमालय के पहाड़ों, अंडमान के आइलैंड्स और थार के डेजर्ट तक, दूर दराज के गांव तक फास्ट इंटरनेट अगर पहुंच जाएगा, और साथ में एआई उन लोगों को स्किल और रोजगार के लिए मौके देगा, तो यही तो होगा ना इंडिया का रिवोल्यूशन। देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं एआई के ऊपर, और वो पॉसिबल तभी है जब फास्ट इंटरनेट आए, क्योंकि बेसिक नीड जो है वो क्या है कि भाई फास्ट इंटरनेट, कि हमें फास्ट इंटरनेट जो है वो चाहिए हर जगह पर।
तो ये सपना लेकर इंडिया ने स्टार्ट किया है अपना एम्बिशियस मिशन स्पेस एंड एआई फॉर इंक्लूसिव डिजिटल इंडिया। लिख लो, स्पेस, स्पेस एंड एआई, स्पेस एंड एआई फॉर इंक्लूसिव डिजिटल इंडिया। तो ये इनिशिएटिव इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन प्लस स्पेस इनोवेशन दोनों को इंटीग्रेट करेगा गाइस। तो ये हमारा एक नया मिशन है। अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में एक मेजर समिट हुई, ये भी लिख लो आप, स्पेस नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, जिसको सैटकॉम बोल रहा है, स्पेस नेटवर्क फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, सैटकॉम समिट। सैटकॉम समिट, सैटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, इन सब के लीडर्स ने एक साथ मिलकर यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेस के विजन पर बातचीत करी। फिर हमारी नीति आयोग इसने रिलीज करी एक रिपोर्ट, लिख लो भैया, रोड मैप ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। और गोल जो है वो क्या है इसका, इसका गोल अभी कभी लिख ही लो, आगे चल के दिख जाएगा आपको। 490 मिलियंस, 490 गोल लिख लो इसका। चार, हमने बोला भाई समिट के दौरान, इस कांग्रेस के दौरान कि भैया देखो 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स, जो वर्कर्स इनफॉर्मल हैं उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, उनको डिजिटल स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजिटल कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। तो एक तरह से कनेक्टिविटी प्लस कैपेबिलिटी इक्वल्स टू इंक्लूसिविटी, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गई कि कहानी क्या है। तो एक जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई स्पेस, एआई प्लस डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब सेक्टर जो है वो आपस में ग्रो करें। दिस इज द मेन फंडामेंटल, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट फ्रंटियर माना जा रहा है। अब देखो दूर दराज के एरिया, माउंटेन एरिया, बॉर्डर एरियाज, आइलैंड एरियाज, यहां तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना इज द मेन पॉइंट। यस, क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूर दराज के एरिया पर फार्मर्स, फिशरमैन, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, ये सभी लोग, ये पूरी कम्युनिटीज हम लोग को है वो देखने को मिल रही हैं। इनको डिजिटल ग्रिड से जोड़ना जरूरी है। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी शुरू कर दिया। हमारी सैटेलाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो भी रहता है हमारे मिलिट्री पर्पस के लिए, है ना, कॉन्फिडेंशियल पर्पस के लिए, और एक पब्लिक पर्पस के लिए रहता है। तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन सैटेलाइट का भी शुरू हो गया, ट्रांसपेरेंसी और इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करने के लिए। मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस जो है वो दिए गए। 900 करोड़ रुपए की नेशनल सैटकॉम मॉनिटरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश हो रही है रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए। तो ये सब चीजें डायरेक्ट मतलब उस पर आपको फोकस करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आपको तो मैंने बता दिया है कि इंडिया इन एरियाज पर जो है वो टारगेट कर रही है, जिस पर थोड़ा सा ध्यान में रखो। इंडिया का सैटकॉम मार्केट 2024 में $4.3 बिलियन, सोचो आप, इंडिया का ही 2033 तक $14.8 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेटेड है, मतलब 3 गुना ज्यादा ग्रोथ है इसकी। तो इस पर लगकर जो है वो काम चल रहा है। एआई की बात करें तो एआई इंडिया के 490 मिलियन यानी कि 49 करोड़ की अगर हम बात करें, 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स, 49 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स, जिसमें 55% महिला हैं, काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ये लोग 75% लोग 10,000 रुपए प्रति महीने से भी कम की सैलरी कमाते हैं। डिजिटली एम्पावर्ड नहीं है, पता नहीं है डिजिटल चीजों के बारे में, सोशल प्रोटेक्शन है ही नहीं, कोई उनको वो नहीं मिलती है, पेड लीव वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि वो तो फॉर्मल वर्कर्स को दी जाती है ना। और जब भी ऑटोमेशन होगा तो सबसे पहले उन्हीं पर ही इंपैक्ट पड़ेगा।
जो अपस्किल्ड नहीं है। तो सरकार भी टारगेट कर रही है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, कहीं इस हाईटेक आने वाले समय के फ्यूचर में, हाईटेक फ्यूचर में कहीं कमजोर ना हो जाए, पीछे ना हो जाए। तो दीज आर द इश्यूज, समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो करना जरूरी है भाई, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। एआई की मदद से लोगों को जो है वो अपग्रेड करो, है ना। एआई बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग भी होना चाहिए, उन लोगों को माइक्रो लोन मिल सके जिनके पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है ना। और जल्दी से जल्दी होए ये सब चीजें। आधार, यूपीआई, ई श्रम जैसे सिस्टम्स के इंटीग्रेशन से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी और एक्यूरेट हो जाए कि भाई जिसको जरूरत है उसी तक सामान पहुंचे, है ना। स्किल इंडिया जैसे डिजिटल मतलब जो स्किल इंडिया डिजिटल जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोकल लैंग्वेजेस में माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराएं कि जिससे कि लोगों को जो है वो अपनी भाषा में ही चीजें समझ में आए। वेलफेयर डेटा इंटीग्रेट करके सरकार पिछड़े जो ग्रुप्स हैं उनको टाइमली सपोर्ट दे सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रॉपर तरीके से नेटवर्क्स को बेहतर करने पर टारगेट करेंगे, प्रॉपर डिजिटलाइज करेंगे, लोगों को शामिल करेंगे, तो लोगों की तरक्की ग्रोथ होना तो तय ही है, राइट। बट दिक्कत वहीं पर आकर अटक जाती है यार कि जितनी भी चीजें हैं बस वो प्रॉपर उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। एआई के थ्रू सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग, लाइवलीहुड लिंकेज इंटीग्रेट करने का प्रपोजल भी है नीति आयोग का। नीति आयोग बोल रही है कि भैया श्रम सेतु मिशन, डिजिटल श्रम सेतु सेतु मिशन जो है वो शुरू करो। ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है वो सेक्टर वाइज टारगेट करो, जैसे कि एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, इन सब सेक्टर वाइज टारगेट आपको जो है वो करना जरूरी है, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब देखो ये वाली चीज भी कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेजेस और वॉइस बेस्ड एआई टूल्स को प्रमोट करना जरूरी है ना, कि लोग बात करके ही जो है वो अपना हल जो है वो निकाल सकें, है ना। क्योंकि देखो स्टार्टिंग एकदम से टाइप करना लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट अगर आप वॉइस असिस्टेंस की बात करोगे तो लोगों के लिए वो चीज आसान हो जाती है। यस। तो ये चीज फिर डिजिटल इनोवेशन को स्केल करने के लिए पीपीपी बहुत जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बहुत जरूरी है ना। और रिस्पॉन्सिबल एआई तो बहुत ही जरूरी है, तो अब मेंस में भी आएगा आपके रिस्पॉन्सिबल एआई, डेटा का मिसयूज होने से बचाने के लिए, है ना। और स्किल इंडिया 2.0 की बात करें हम लोग, तो माइक्रो क्रेडिटिंग एआई ट्रेनिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना जरूरी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी के लिए। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। फिर रिस्क भी है काफी ज्यादा चीजों पर, जैसे दूर दराज के एरिया में डिजिटल इलिटरेसी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा बैरियर है ना भाई। दूर दराज के एरिया में लोगों को पता ही नहीं है, इवन मोबाइल स्मार्टफोन ढंग से नहीं चलाना आता, राइट। तो उस पर हम लोग को काम करना जरूरी है। अगर एथिकल फ्रेमवर्क नहीं बना तो एआई सिस्टम भेदभाव करेगा भाई। तो एआई एथिकल जो है वो होना चाहिए, राइट। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट प्रोवाइड कराए, किसी को मिसगाइड ना करे। और वैसे भी अभी एट प्रेजेंट तो एआई के ऊपर डिपेंडेंसी बनाना ही नहीं चाहिए। बस यही है इस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिस पर हम लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, दो एरियाज पर। अब नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सुनो, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हेडलाइन डाल लो, 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, और ये इनके नाम लिख लो और याद रख लेना क्योंकि ये चीज एग्जाम में आएगी। एल्फ्रेड नोबेल के 1895 की जो विल जो है, वसीयत जो है, उसके तहत दिए जाते हैं। ये मैंने आपको बीच में अभी एक दो दिन पहले भी करवाया था ये वाला टॉपिक। अब उन डिस्कवरीज के लिए जो ह्यूमैनिटी को बदलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो 2025 का अवार्ड जो दिया गया है ये उन साइंटिस्ट को दिया गया है जिन्होंने एक नई क्लास जो है वो पोरस मटेरियल्स की क्रिएट की है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, किस चीज के लिए इनको मिला है ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, किस चीज के लिए प्राइज मिला है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए, जिससे बताया ये जा रहा है, जिससे बताया ये जा रहा है मॉलिक्यूल्स को स्टोर, ट्रैप और रिलीज करना पॉसिबल हुआ है। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसको एक जगह पर स्टोर करने के लिए ये एमओएफ जो है वो जरूरी है ना। अब ये इनोवेशन मटेरियल की केमिस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप जो माना जा रहा है, जहां पर स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों को डिजाइन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज की डेट में जैसे आप वही देख लो, सोलार ग्रिड पहले नॉर्मल बनते थे, आज की डेट में ऑटोमेटिकली वॉश होने वाले बनने लगे, है ना, कि ऑटोमेटिकली अपना मेंटेनेंस खुद जो है वो कर लें।
आजकल लोग पोर्टेबल डिवाइसेस ज्यादा जो है वो मांग रहे हैं, किसी को भी भारी भरकम डिवाइस जो है वो नहीं चाहिए। तो मेन खेल जो है वो डिजाइन का है, मटेरियल का है, कि अच्छा मटेरियल रहेगा, डिजाइन सही रहेगा, तो वो और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। तो ऐसे चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये मटेरियल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है वो इन पूरी चीजों की डिमांड जो है वो पूरी करेगा, जो कि आने वाला समय डिजिटलाइज होने वाला है, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल होने वाला है ना। मॉलिक्यूलर ट्रैपिंग, क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन में इसका बहुत उपयोग होगा। देखो, कार्बन कैप्चर करने में, वाटर हार्वेस्टिंग में, क्लीन एनर्जी को स्टोर करने में, ऐसी चीजों का बड़ा उपयोग होने वाला है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में ये वाली चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति के तहत इसको बनाया जा रहा है। 2025 का अवार्ड जो है वो माइलस्टोन है मटेरियल केमिस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रिचर्ड रॉबसन की। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में 1970 में उन्होंने मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया। ये भी लिख लो, मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क, ये कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। उनका आइडिया था एटम्स को सिर्फ एटम से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स के ब्रिज से जोड़ दो, यानी कि एक एटम को दूसरे एटम एक एटम दूसरे एटम के बीच में एक मॉलिक्यूल्स का ब्रिज बना दो, उनको कनेक्ट कर दो मॉलिक्यूल से, ताकि एक ऑर्डर्ड 3D स्ट्रक्चर जो है वो बन सके। सोचो आप, तो ये चीज उन्होंने बताई कि एक एटम को दूसरे एटम के साथ आपको अगर कनेक्ट करना है तो उसके बीच में जो आप मॉलिक्यूल्स के थ्रू कनेक्ट कर दोगे तो एक 3D स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने पहला ओपन फ्रेमवर्क बनाया, लेकिन वो अनस्टेबल था और यही एमओएफ रिसर्च की फाउंडेशन भी बनी। नेक्स्ट, जो दूसरे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये जापान क्योटो यूनिवर्सिटी के सुसुमु किटागवा बात करें हम लोग इनके बारे में, तो रॉबसन के कंसेप्ट को और इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने ब्रीदिंग फ्रेमवर्क की डिस्कवरी करी। इनमें लिख लेना, इनकी जो डिस्कवरी है वो क्या है, ब्रीदिंग फ्रेमवर्क, ब्रीथ फ्रेमवर्क बोल सकते हो, है ना। तो ये इन्होंने जो है वो डिस्कवर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एमओएफ्स रिवर्सिबल होते हैं, गैसेस एब्जॉर्ब करते वक्त एक्सपेंड करती हैं और रिलीज करते वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी कि जो गैस जो होती है वो कोई भी मटेरियल जब गैस एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस समय वो एक्सपेंड करेगा, है ना, और जब गैस बाहर निकलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अरे फुग्गा ले लो आप, फुग्गा, फुग्गे में हवा भरते हो तो कोई भी वो मटेरियल होता है फुग्गे का, वो एक्सपेंड हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है, और गैस उससे बाहर निकलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बस यही चीज कही जा रही है। अब गैस क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे मटेरियल को जो है मॉलिक्यूल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये अप्रोच एमओएफ को स्टैटिक मटेरियल से डायनेमिक फंक्शनल मटेरियल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे फुग्गा ही ले लो आप, फुग्गे के अंदर हवा, फुग्गे का शेप ऐसा है, हवा डालोगे तो उसका शेप जो है वो बड़ा हो जाएगा, हवा निकल जाएगी तो वापस नॉर्मल शेप में जो है चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये मटेरियल जो है वो उसका डिजाइन चेंज हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स की मदद से। तो ये बेसिकली पूरी थ्योरी मॉलिक्यूल्स की पावर को समझा रही है। ओमार यागी, अब इनके बारे में बात करें हम लोग, तो ये सन 2000 में उन्होंने रेक्टिकुलर केमिस्ट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। रेक्टिकुलर केमिस्ट्री, तो कभी कभी आ सकता है कि ये रेक्टिकुलर केमिस्ट्री से रिलेटेड एसोसिएटेड कौन है, या चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में ये वाली चीज आ सकती है। इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट मैं वही चीज लिखवाऊंगा जो आप लोग के लिए काम की होगी, है ना। तो ये चीज, तो मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स को सटीक क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क्स में असेंबल करना इनका ऑब्जेक्टिव था। उनके डिजाइन से एमओएफ स्टेबल और रीयूजेबल बने, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया, पानी को जो है वो डेजर्ट एयर से जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करी। अब वो सब डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिला, तो ये तो आना ही है 100% है, तो ये समझना अच्छे से जरूरी है। तो देखो, ये एक प्रकार के क्रिस्टलाइन पोरस मटेरियल्स हैं। पहला पॉइंट तो आप ध्यान में रखो, ये एक मटेरियल है, क्रिस्टल टाइप का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और पोरस मतलब जिससे पानी जो है वो निकल जाए, पानी जो है वो निकल जाए। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो क्रिस्टल हो और बेसिकली उसमें पोरस हो, पानी जो है वो उसमें निकल जाए।
जिसमें मेटल आयंस, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिंकर के साथ जो है वो जुड़कर एक 3D नेटवर्क जो है वो बनाने में मदद कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना आपको जरूरी है। आप तो बहुत बहुत सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, एमओएफ क्या है? ये मटेरियल ऐसा है जो क्रिस्टल का बना हुआ है। ये क्या करता है? मेटल आयंस को जो है वो आपस में लिंक करने का काम करता है, राइट? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और इसमें कुछ पोर्स होते हैं क्योंकि ये पोरस होता है ना? छोटे छोटे पोर्स, होल्स होते हैं इसके अंदर, जहां से गैस और मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप हो सके। तो ये चीज हम लोग को देखने को रही, यानी कि मान के चलो एक जाली जो है, जाली जैसा जो है वो मटेरियल है, सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, और उसके अंदर आप गैस या मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्टोर कर सको, उस टाइप का ये मटेरियल है। और उनकी मदद से जो है ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, कनेक्टिविटी लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं, बस ये चीज है। अब देखो स्ट्रक्चर को सिंपल वे में और भी समझाता हूं, मुझे पता है कि अभी भी आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान से समझ में आया नहीं होगा, है ना? आपको लग रहा होगा यार ये है क्या चीज। अब आप चीजों को, कहानी को समझो। देखो, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, सिर्फ पिलर्स और बीम से बनती है, उसी तरह एमओएफ में मेटल्स मान लो पिलर है ना, और ऑर्गेनिक लिंकर्स बीम होते हैं। समझे आप? भाई हमें देखने को क्या मिल रहा है कि कनेक्टिविटी, कि आप एक बिल्डिंग जो है वो बनाओगे तो बिल्डिंग के लिए पिलर चाहिए, बीम्स चाहिए। तो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर चाहिए। तो या तो ऐसा समझो पूरी बिल्डिंग है, उसकी छत, रूफ जो है, ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि मेटल्स हैं, और ऑर्गेनिक लिंकर्स जो है वो बीम होते हैं, जैसे कार्बन हुआ, है ना? तो वो चीज है। तो कुल मिलाकर ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि ये जैसे, अब एक और तरीके से चीजों को समझो। मेरी आवाज जो है वो आप तक पहुंच रही है तो साउंड वेव्स आती हैं, करेक्ट? अब हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वाइब्रेशन होता है, तब जाकर साउंड आगे जाता है ना। तो ये लोग उन्हीं सब मॉलिक्यूल्स को जो है वो एज अ लिंक के तौर पर क्रिएट करेंगे। भाई जैसे वायर टेक्नोलॉजी एक होती है और एक होती है वाईफाई टेक्नोलॉजी, है ना? भाई आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड का जो है वो आप वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हो, बट वाईफाई आपने डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट कर लिया और हो गया आपका काम, करेक्ट? तो वैसे ही अब ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम कर रहे हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, इनके जरिए कनेक्टिविटी क्रिएट करे। वैसे तो इतना डेप्थ में जो है ये लोग पूछते नहीं है, बट फिर भी क्या होता है कि नोबेल प्राइज का अवार्ड है तो पूछ सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी बस ध्यान में रखो, जैसे क्रिस्टल मटेरियल है ना, मेटल आयंस को लिंक करेगा या क्लस्टर को लिंक करेगा किससे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसमें पोर्स होते हैं, जैसे मैंने ये जाली बताई थी, जो गैस वगैरह को ट्रैप कर लेता है, बस। और क्या है इसमें? कुछ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स जान लो, एक्सट्रीम पोरोसिटी इसके अंदर होती है, कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना ऐसे कैसे, ठीक है? छेद बहुत होते हैं इसमें, पोर्स, होल्स जो है वो बहुत होते हैं इसमें, बहुत छेद होते हैं इसमें। दूसरा, आपको डिजाइन जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो भाई। साइंटिस्ट अपने टारगेट मॉलिक्यूल के हिसाब से पोर्स का साइज और केमिकल नेचर मॉडिफाई कर सकते हैं, कि भाई उस मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है, उस हिसाब से अपने मटेरियल का साइज जो है वो बना सकते हैं उसको ट्रैप करने के लिए, है ना? फिर ब्रीदिंग एबिलिटी भी इसके अंदर होती है भाई, एक जो मैंने भी आपको बताया था, एक और साइंटिस्ट रिसर्चर का वो नहीं था, देखो आप सभी से रिलेटेड है भैया, ब्रीदिंग एबिलिटी। कुछ एमओएफ्स गैस एक्सचेंज के दौरान एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, नैनो लंग्स की तरह जो है वो ये काम करते हैं। फिर यूजेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, भाई ये हाई टेम्परेचर और हार्श केमिकल्स को टॉलरेट कर सकते हैं और रीयूजेबल भी है। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन या सस्टेनेबल प्रोडक्शन आप बोल लो, इन्हें ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू जो है वो सिंथेसाइज किया जा सकता है। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इसमें जो है वो पॉसिबल है। अब आपके आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये कहां कहां पे यूज होगा, ये वाला मटेरियल क्या बना रहे हैं ये लोग, है ना, स्टार्टिंग से ही। तो सुनो आप मेरी बात, कार्बन कैप्चर करने में हेल्प करेंगे, लिख लेना भाई। ये जैसे एक फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें होता है कार्बन, तो ये उसी को जो है वो क्या कर देगा, वहां पे ट्रैप कर देगा, यानी कि छोटे छोटे से पोर्स जो है ना वो उसमें ट्रैप कर लेंगे मॉलिक्यूल्स को। समझे? अब आप अब कंसेप्ट समझ रहे होगे आपकी, इसका काम क्या होगा, समझ गए? अब देखो, एक होता है वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ डेजर्ट्स के ड्राई एयर मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं, यानी डेजर्ट के अंदर जो हवा है ना, उससे मॉइस्चर, उससे पानी बनाएंगे भाई, हवा से पानी बनाने का कंसेप्ट। भाई पीने लायक पानी जो है वो कहां पर है भाई? फ्रेश फ्रेश वाटर हम लोग बोलते हैं ना, कि वहां पर भी एवेपोरेशन में भी फ्रेश वाटर रहता है। तो हवा से पानी बनाने के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये मटेरियल जो है मॉलिक्यूल्स को चिपका देगा। समझे आप?
फिर हाइड्रोजन और मीथेन जैसे ग्रीन फ्यूल्स को सेफली स्टोर करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया होगा, क्लीन एनर्जी स्टोरेज के लिए। पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे कैसे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। एक तो वो हो गया अपना ये फैक्ट्री वाला कार्बन कैप्चर, है ना। वैसे ही और भी काफी सारे पॉल्यूटेंट्स को ये कैप्चर कर लेगा। मेडिसिन में भी इसका हेल्प होगा। ये केमिकल रिएक्शन फास्ट करते हैं और बॉडी में ड्रग्स डिलीवरी करने के लिए यूज होता है। तो ये काफी हेल्पफुल जो है वो होने वाली है ये इनका ये डिस्कवरी, जिसके लिए ये नोबेल प्राइज मिला है ऑब्वियसली। तो दुनिया भर में 10,000 से भी ज्यादा प्रकार के एमओएफ डिजाइन किए जा चुके हैं, पता है आपको, हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गैस स्टोरेज से लेकर पोल्यूशन कंट्रोल तक। इन्होंने रेक्टिकुलर केमिस्ट्री फील्ड को इंस्पायर किया है, जहां मॉलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स को सटीक तरीके से असेंबल करके न्यू मटेरियल डिजाइन किए जाते हैं। बेहतरीन चीज है भाई ये। अब आपको मजा आएगा ये पूरी डिस्कवरी पढ़ने के बाद कि यार कितनी पावरफुल डिस्कवरी है ये। ऐसे ही थोड़ा ना हर किसी को नोबेल प्राइज दे दिया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक रहता है। और लॉजिक क्या, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना चाहिए मास लेवल पर। और आज की डेट में आप देखो यही सब चीजें तो है जिनकी आज की डेट में सख्त आवश्यकता है। वो ये पूरा केमिस्ट्री जो है वो हेल्प कर रहा है इस चीज में, यानी कि ये रिसर्च इनकी। अब देखो इंडिया के वर्कफोर्स में लगभग 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में, ये बात तो अभी आपको ऑलरेडी पता ही है ना। सोचो कि अगर हर वर्कर के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, एआई बेस्ड जॉब मैचिंग सिस्टम हो, तो इंडिया की लेबर इकोनॉमी कितनी प्रोडक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। समझ पा रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक वर्कर जो है बेसिकली, उसको जो है वो मिले, क्या बोलते हैं, एक एआई टूल जिसकी मदद से उसको पता लगे कि उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसके लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। क्या बेहतरीन चीज हो जाएगी। ट्रैक कर सके हमें हर एक वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को ऑनलाइन एक सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस के माध्यम से। पता है आपको यही विजन जो है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने देखा और लॉन्च किया श्रम शक्ति नीति 2025 टुवर्ड्स अ फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम। लिख लो। बट हालांकि क्या है, ये ड्राफ्ट है। नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी श्रम शक्ति नीति 2025 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, ये जो आई ये ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट हमारे लिए काम करनी है, बट यस विजन तो अब आ ही गया है। यानी कि नेशनल लेवल पर भाई, नेशनल लेवल पर लोगों को जो है अब स्किल्स डेवलप की जाए, डिजिटली कनेक्ट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। तो अब बस ये इतना लिखने के बाद बस अब चीजें सुन लो बस, क्योंकि मेनली सुनने वाली चीजें हैं ये, क्योंकि ड्राफ्ट पॉलिसी काम की नहीं होती जब तक कि वो फाइनलाइज ना हो जाए, क्योंकि इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसलिए बस आप सुनो। तो आपको बता दें गाइस कि इंडिया के अंदर लेबर पॉलिसीज जो है लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है ना। आज डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, एआई चल रहा है, ऑटोमेशन चल रहा है, गिग वर्क चल रहा है। इसने एम्प्लॉयमेंट के नेचर को बदल डाला है और इसी चेंजिंग रियलिटी को एड्रेस करने के लिए श्रम शक्ति नीति 2025 प्रपोज किया गया। मतलब कुल मिलाकर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर, अभी प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फ्यूचर में और ज्यादा होंगी, तो उस हिसाब से हम अपनी लेबर पॉलिसी बनाएं। तो कुछ नहीं है, इन लोग का बस ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हर वर्कर चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सभी लेबर रिलेटेड डेटाबेस, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ई श्रम, है ना। तो इन सब, ये सब जितने भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जितने भी डेटाबेस वगैरह जो है, उनको इंटीग्रेट करके एक सिंगल यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट नंबर जो है वो देना, यानी कि किसी को बार बार भटकने की जो है वो जरूरत जो है वो ना पड़े। राइट, समझ रहे हो आप बात को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। स्किल जॉब अलाइनमेंट होना चाहिए एआई के माध्यम से, जैसे नेशनल करियर सर्विस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एआई के माध्यम से क्या करेंगे, वर्कर्स की स्किल और एम्प्लॉयर्स की डिमांड को मैच करवाएंगे कि ये फलाना वर्कर की स्किल है और उसके लिए ये ऑप्शन है जॉब करने। कितना इजी हो जाएगा सोचो आप, लोगों को जॉब मिलना। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताऊं क्या दिख रही है, दिमाग में भी आया होगा कि जितना सिस्टम इतना इजी लग रहा है, इतना बेहतरीन लग रहा है, बट ये एक्चुअल में है नहीं। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट और डेटा को कलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। यस, सभी लोग आप जानते हैं डेटा कलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, उसका मैनेजमेंट, उसकी प्रोसेसिंग, है ना। और इंडिया जो है वो अभी ऑलरेडी स्किल्स में जो है वो पीछे चल रही है। तो सबसे पहले तो ये स्किल्स डेवलप करवाना जरूरी है, तब जाकर चीज अच्छी होंगी। बट यस, कदम हमने उठा लिया तो उसको अप्रिशिएट करो कि सही कदम है भाई, इस पर सही तरीके से काम हो।
और हमारा टारगेट भी एक है, पता है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को रहो बढ़ाना 2030 तक 35% होना चाहिए, लिख लो। एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल हो, लोग बाग जो है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि उसी में ज्यादा पैसा है अभी। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, बाकी और भी डेटा वगैरह है वो अभी के लिए आपके लिए काम के नहीं है। चलिए अब आगे की जो है बात करें ई नाम की। सिंपल शब्दों में बोलूं, जैसे अमेजोन से अपन शॉपिंग करते हैं ना, वैसे ही सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया हुआ है। मतलब ये एक प्रकार की वेबसाइट है जो बेसिकली मिडिल मैन को जो है वो हटा देती है, यानी कि एक किसान है, किसान अपने प्रोड्यूस को जो है वो प्लेस करता है वेबसाइट में, जो बायर्स हैं वो डायरेक्टली यहां से परचेस कर लेते हैं, लॉजिस्टिक के थ्रू जो है वो पहुंच जाता है। जैसे होता ही ना अमेजोन पे आप जो है वो कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, है ना, और वो आपके घर तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ऐसे ही सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, राइट। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में। अब सरकार बोल रही है इसको एक्सपेंड करेंगे हम, जैसे सब चीज ऑनलाइन लेकर आ गए थे। ये ई नाम पहले समझ ही लो अच्छी तरीके से, है ना, लिखना चाहो तो लिख लो। ये एक पहला पॉइंट लिख लो, पैन इंडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? पैन इंडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए यूनिफाइड मार्केट प्रोवाइड कराता है, यानी कि आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बल्क में परचेस कर सकते हो। कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 2016 को, लिख लो। किसने लॉन्च किया? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है ना। और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के अंडर इसको लॉन्च किया गया, ये भी लिख लो। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, CONSORTIUM, SFAC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इसके अंडर इसे लॉन्च किया गया है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कुछ आंकड़े की अगर हम लोग बात करें तो आंकड़े यहां पर दिख रहे हैं क्या? नहीं, नीचे कहीं होंगे आंकड़े, चलो नहीं लिखे ही नहीं है इस वाले आर्टिकल में शायद। मैं आपको बताता हूं, पता है आपको 1300 से भी ज्यादा मंडीज जो है 22 स्टेट्स और 3 यूटी में है। मतलब 3.8 करोड़ फार्मर्स और 2.5 लाख ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हैं। 200 से ज्यादा कमोडिटीज जो है वो ट्रेड होती हैं। अब ई नाम 2.0 फेज में एक्सपेंशन प्लान हुआ है, एआई, ब्लॉकचेन, वेयरहाउस ट्रेडिंग, एफपीओ इंटीग्रेट करते हुए। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अब वही है, ये डिजिटल मार्केट प्लेस है। अब सरकार इसको जो है वो एक्सपेंड करने पर टारगेट कर रही है। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं सब, प्राइवेट मार्केट, बायर, मंडी, सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए रहता है। प्राइस में ट्रांसपेरेंसी होती है, रियल टाइम जो है बोली लगती है और ऑक्शनिंग होती है, फेयर प्राइस निर्धारित किया जाता है ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू, क्वालिटी अश्योर की जाती है, राइट, कि जो भी मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहां पर अवेलेबल रहे, है ना। अब डिजिटल पेमेंट्स होता है तो भी इजीली जो है वो किसानों तक चीजें पहुंच जाती हैं। बट यस, इसमें भी दिक्कत है, किसान ऑपरेट नहीं कर पाते, अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। काफी सारे फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर्स, मंडीज, ये एक ही जगह पर आ जाते हैं, डिजिटल इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। तो अब इसको एक्सपेंड करने की बात करें, 9 और कमोडिटीज को इसमें ऐड कर दिया इस प्लेटफॉर्म में। ग्रीन टी, अश्वगंधा, ड्राई रूट्स, मस्टर्ड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, मेंथा ऑयल, राइट, वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेवेंडर ड्राइड फ्लावर, ब्रोकन राइस, तो ये सब इसके अंदर और ऐड हो गए। तो ये नौ नई कमोडिटीज जो है वो इनको ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। देखो ये मैं बोल रहा था ना, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इसी के तहत इस पूरी चीज को लाया गया था। बस यही चीज है जो आपको जो है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ये लिख लो भाई, अमराम मिसाइल, एम 120 अमराम मिसाइल, एम 120 अमराम मिसाइल एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इंफ्रारेड वाली नहीं है ये, है ना, इंफ्रारेड नहीं है, ये गलत, रडार गाइडेड है ये, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। शॉर्ट रेंज भी नहीं है, शॉर्ट रेंज भी नहीं है भाई, ये मीडियम रेंज है, एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल। तो इस मिसाइल की चीजें हैं, डिटेल्स लिख लो ये भाई, टाइटल ये वाला डाल लो,
और ये चारों पॉइंट्स लिख लो। इसको डेवलप किया यूएस एयरफोर्स के द्वारा और रेथियन के द्वारा। यूएस एयरफोर्स ही ध्यान में रखो। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है भाई, कि एक बार टारगेट सेट कर दिया फिर गए भैया, उड़ा के ही आएगा उस टारगेट को। ये C8D3 वेरिएंट जो है वो लेटेस्ट है इसके और मोस्ट एडवांस्ड मॉडल है। पाकिस्तान में भी सप्लाई करता है अमेरिका इसको, इंडिया के अंदर नहीं है भाई, इंडिया ऑपरेट नहीं करती अमराम मिसाइल। देखो इससे कंफ्यूज कर सकते हैं, अमराम मिसाइल तो राम शब्द आ रहा है ना, तो उससे ऐसा लोगों को लग सकता है। अब नेक्स्ट जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी लिख लो भाई हेडलाइन, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स लिख लो। इंडिया का पहला फुली डिजिटल 5G इनेबल्ड इको सस्टेनेबल एयरपोर्ट है, पीपीपी मॉडल पे बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आ सकता है। अदानी एयरपोर्ट की होल्डिंग जो है वो 74% है और सिडको की 26% है। ठीक है, मतलब ये पीपीपी वही स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। टर्मिनल का आर्किटेक्चर जो है वो लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड है, 12 पेटल शेप्ड कॉलम्स है और एयरपोर्ट, अच्छा प्लैटिनम सर्टिफिकेशन इसको चाहिए आईजीबीसी का, इस पर टारगेट कर रहा है ये जी। एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइंस, सब अर्बन रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, मल्टी मॉडल एक्सेसिबिलिटी है इस एयरपोर्ट की, बहुत बेहतरीन। तो बहुत शानदार भाई, बॉम्बे का एयरपोर्ट बहुत बेहतरीन बन गया है, उससे रिलेटेड फैक्ट। और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने का। आर्टिक पॉलिसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।